नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 5,525 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कल 4,240 लोग स्वस्थ हुए। 56,717 लोगों का कल टेस्ट हुआ। पॉजिटिव दर अब प्रदेश में 9.74% पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस रायपुर में 1,692 मिले हैं, तो वहीं रायगढ़ में 636 नए केस सामने आए। दुर्ग में 653, बिलासपुर में 447 नए पॉजिटिव केस मिले। अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या 32,139 हो गई है। तो 5,525 नए केस मिले, 4,240 लोग ठीक हुए और इसके साथ ही प्रदेश में कल मौत का आंकड़ा बढ़ा। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई। इधर मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5,315 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। कल भी एक मरीज की यहां पर मौत दर्ज नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में कल 1,186 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,516 हो गई है। चले 5,315 नए कोरोना के केस मध्य प्रदेश में मिले। 1,186 लोगों ने कोरोना को मात दी और कल भी एक भी मौत यहां दर्ज नहीं की गई है। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 5,315 नए मरीज सामने आए और एक भी मरीज की मौत कल दर्ज नहीं हुई। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में जल्द ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच शुरू होने वाली है। रायपुर एम्स ने जांच के लिए 10 किट मंगवाए। एक किट की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। रायपुर एम्स प्रबंधन के मुताबिक 8 किट की सप्लाई भी हो चुकी है। आईसीएमआर से जीनोम सीक्वेंसिंग की अनुमति के बाद इन किट से जांच शुरू कर दी जाएगी। रायपुर एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होने से छत्तीसगढ़ में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच शुरू कर दी जाएगी। अभी तक सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर स्थित नेशनल वायरोलॉजी लैब भेजा जाता था, लेकिन वहां से सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में 1 महीने तक का वक्त लग जाता था। ऐसे में मरीजों में वायरस के वेरिएंट को लेकर संशय बना रहता था। रायपुर एम्स में जांच सुविधा शुरू होने के बाद ओमिक्रॉन की रिपोर्ट जल्द मिल जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच शुरू होने वाली है। रायपुर एम्स ने जांच के लिए 10 किट मंगवाए हैं और एक किट की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। रायपुर एम्स प्रबंधन ने 8 किट की सप्लाई भी यहां पर एम्स की जा चुकी है। आईसीएमआर से जीनोम सीक्वेंसिंग की अनुमति के बाद इन किट से जांच शुरू की जाएगी। रायपुर एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होने से छत्तीसगढ़ में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच होगी। आपको बता दें कि अभी तक सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर स्थित नेशनल वायरोलॉजी लैब भेजा जाता था, लेकिन वहां से सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में 1 महीने तक का समय लग जाता था और ऐसे में मरीजों में वायरस के वेरिएंट को लेकर संशय बना रहता था। बढ़ते आगे, सीएम भूपेश बघेल आज नोएडा में प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश आज उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज प्रचार करेंगे। नोएडा की 6 विधानसभाओं में सीएम आज प्रचार करेंगे। सभी विधानसभाओं में डोर टू डोर कैंपेनिंग सीएम भूपेश बघेल करेंगे। कोविड नियमों का पालन यहां पर करते हुए प्रचार किया जाएगा। सोमवार को यूपी के दादरी जेवर में भी सीएम प्रचार करेंगे। तो यूपी के आपको बता दें कि नोएडा के 6 विधानसभाओं में सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करेंगे और सभी विधानसभाओं में डोर टू डोर प्रचार होगा। चलिए, आज स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। भोपाल से खबर, जहां आज स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कल ही इसकी घोषणा की थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाने का ऐलान किया गया था। सीएम शिवराज ने पीएम के इस फैसले का स्वागत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जाएगा।
आज स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इसकी घोषणा की थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाने का ऐलान किया गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम के इस फैसले का स्वागत किया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, सीधे भोपाल का रुख करेंगे। नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। नीलम, आज दिन भर खबरों में हम बात करें तो क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, अगर हम मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। इसके लिए जब कल पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस फैसले का स्वागत करके ट्वीट करते हुए कहा कि ये बेहतरीन कदम है और स्टार्टअप को लेकर के गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि हमारे युवा जो हैं न केवल रोजगार के लिए आगे बढ़े जबकि दूसरों को रोजगार देने का भी वो काम करे और स्टार्टअप में आगे बढ़े। तो इसके लिए जो है मध्य प्रदेश में भी आज स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करते हैं तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का जो है असर तेज होते जा रहा है। पिछले 24 घंटों में भी 5000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1175 नए केस यहाँ पर दर्ज किए गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम समेत उनके स्टाफ के 7 लोग भी संक्रमित पाए गए हैं और ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करके कल शाम दी कि उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था और फिलहाल वो होम आइसोलेशन में, उनकी तबीयत जो है ठीक है, होम आइसोलेशन में इलाज रहता है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में न केवल आम जनता बल्कि जनप्रतिनिधि भी कोविड की चपेट में आ रहे हैं और इसके लिए जो है जिला क्राइसिस कमेटी को निर्देशित किया जा रहा है कि जिस जिस जिले में जो जो स्थिति है उसके हिसाब से जो प्रतिबंध लगाए जाए। वहीं महिला एवं बाल विकास ने भी ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है तो अब आंगनबाड़ियां भी जो है बंद कर दी जाएंगी। हालांकि जो योजनाएं चलती है वो यथावत चलती रहेंगी, पोषण आहार का वितरण होता रहेगा और पर जो बच्चों की गतिविधियां हैं उनको फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी। चलिए, बढ़ते आगे। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में प्रचार का कार्यक्रम है। धान खरीदी को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने जितना धान खरीदा था उससे ज्यादा हम खरीद चुके हैं। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की समीक्षा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर तारीख भी बढ़ाई जाएगी। वहीं निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि आरोपों से बचने जीपी सिंह गलत बयान दे रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से जो लगा हुआ एरिया उत्तर प्रदेश का, वहाँ चुनाव प्रचार शुरुआत होगी। प्रियंका जी और सभी सीनियर लीडर जाएंगे, ऐसा कार्यक्रम बना है, उसकी शुरुआत कल से होगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं। यदि समय में सभी के टोकन में धान खरीदी हो जाता तो समय बढ़ाने कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी यदि टोकन जितना वितरित किया जाएगा उसके बाद भी धान सोसाइटी में नहीं खरीदा जाता तो उसी स्थिति में समय में वृद्धि की जाएगी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसकी जांच हो रही है और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी बयान करेंगे ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके अग्रिम जमानत खारिज कर दी, तब उसकी जाके गिरफ्तारी हुई है। तो मामला अपने आप में बहुत संगीन है। अब वो बचने के लिए कुछ भी बयान दे, इसका कोई औचित्य तो है ही नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के दौरे पर हैं। यहां वो गांव का दौरा कर रहे हैं जहां भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई हैं। सीएम शिवराज उनारसी कला गांव पहुंचे जहां उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात की। उनके साथ स्थानीय विधायक और कलेक्टर भी मौजूद थे। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि बर्बाद फसलों को देखकर मन दुखी है। धनिया, सरसों, चना और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो चिंता न करें, जल्द ही उन्हें मुआवजा मिलेगा।
वहीं राजगढ़ में सीएम एक्शन मोड में नजर आए। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने मंच से खाद्य अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज किसानों की चिंता करते हैं और जो भी अधिकारी ठीक से काम नहीं करता उनकी भी खबर लेते हैं। तीन तरह की चीजें अपन करेंगे। एक, राहत की राशि का वितरण, दूसरे फसल बीमा योजना। तो राहत राशि में तय किया है 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी जिनका नुकसान 50% से ज्यादा है। हमने इस बार ऐसा तय किया कि जो नुकसान हुआ उसका 25% पहले एडवांस देना पड़ेगा। गरीब का राशन जिसने खाया है किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। ये देखने की जवाबदारी किसकी थी कि राशन ठीक से बटे? तो जिला आपूर्ति अधिकारी जो भी प्रभारी है उसको मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं। ऐसे लोग नहीं चलेंगे, ये थोड़ी चलेगा। क्या कौन देखेगा? वहां फूड इंस्पेक्टर कौन है? जो भी है फूड इंस्पेक्टर वो भी सस्पेंड। हमारा एक एक किसान भाई, जनता जनार्दन सब लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, किसानों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं और किसानों के साथ वो केवल कोई ट्विटर पर राजनीति नहीं करते, वो जमीन पर किसानों से मिलकर। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो इतनी चिंता की है कि सर्वे के अंदर अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो उस अधिकारी के बारे में आप सबने सुना है क्या कहा है। बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही। योजना के तहत 10 दिनों तक रोजाना 10 घंटे बूथ विस्तारकों को अपने अपने क्षेत्र में काम करना होगा। लेकिन मुहिम की शुरुआत होने से पहले कई बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, जबकि सभी मांझों के प्रशिक्षण में भाग ले चुके हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरे काम के चलते पदाधिकारियों की अपनी अपनी दलील है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है। सभी को निर्देश दिए गए कि जिन्हें भी प्रभार मिले हैं वो इसे लेकर किसी भी तरह की कोताही ना बरते। बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि संगठन के सभी कार्यकर्ता कर्मठ हैं। कोरोना को लेकर थोड़ा डर हो सकता है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बूथ विस्तारक योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। 20 तारीख को जब हमारी ये बूथ विस्तारक अभियान योजना का प्रारंभ होगा तो मध्य प्रदेश के अंदर जितनी संख्या भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षित करी है उस अपेक्षित संख्या से लगभग 1.5-2 गुना की संख्या में कार्यकर्ता प्रवास पर निकलेगा और अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। 100 वर्ष ठाकुर जी के जन्म के हो गए तो 100 घंटे हम सबको देना है, सभी कार्यकर्ताओं को। तो 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक 100 घंटे हर कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को देगा। राजधानी भोपाल में बिजली कर्मचारियों की गुंडागर्दी और मनमानी के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगा है। मामला ऐशबाग थाना क्षेत्र का है। इंदिरा कॉलोनी निवासी हफीज खान ने पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में बताया कि जब उनकी पत्नी घर में अकेली थी तब बिजली कर्मचारियों ने बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए बहुत बदसलूकी की। शिकायत में कहा गया कि बिजली काटने के बाद भी कर्मचारी अपमानजनक शब्दों में बात करते रहे। ऐसा होता देख पत्नी बेसुध होकर गिर गई और बिजली कर्मचारी भाग निकले। पत्नी को तत्काल हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मौत का कारण भी मानसिक तनाव से दिमाग की नस फटना बताया। पीड़ित ने बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले पर पुलिस ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जो आवेदन प्राप्त हुआ है और जो परिजनों द्वारा इसमें आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर ये पाया जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग में कथित अरबों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर जारी विवाद से पर्दा उठ गया है। रायपुर पुलिस ने खुलासा किया कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी GR चंद्राकर ने संविदा नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज होकर यह फर्जी भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ी थी, जिससे उनके संविदा के आड़े आने वाले लोगों को बदनाम किया जा सके। IBC 24 से खास बातचीत की रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने।
स्कूल शिक्षा विभाग में खलबली मची थी क्योंकि एक पत्र पहुंच रहा था मीडिया वालों के पास, अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, और जिक्र किया जा रहा था कि करीब 300 से ज्यादा करोड़ की धांधली की गई है। आज उस मामले का खुलासा किया रायपुर पुलिस ने। 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। क्या पूरा इशू था, किस तरह से प्लान किया गया, इस पर बातचीत करेंगे। प्राइमरी लगा क्या ये वाकई में कोई गड़बड़ी थी जिसको बताने की कोशिश थी, या फिर विशुद्ध रूप से साजिश या रंजिश थी? इसमें विशुद्ध रूप से षड्यंत्र था। जो मुख्य आरोपी है GR चंद्राकर, उसने संविधान नियुक्ति के लिए अप्लाई किया हुआ था और संविधान नियुक्ति के लिए काफी स्ट्रांगली प्रयासरत भी था। उसका अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से वो कुछ लोगों को इसका जिम्मेदार मानता था, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी बंजारा, केसी काबरा और कुछ अन्य लोग हैं। तो उसी रंजिश को मन में रखते हुए इसने ये पूरा षड्यंत्र किया। अलग अलग जो ट्रांसफर ऑर्डर्स होते हैं उन सबकी जानकारी संकलित करके काल्पनिक लेन देन की इसने एक डायरी बनाई, जिसको शिक्षा मंत्री के तत्कालीन पी अजय सोनी से जब्त होना, मतलब उससे लेकर के उसकी फोटोकॉपी करना बताया। तो जो अजय सोनी है उनकी लिखावट से भी बिल्कुल मेल नहीं खाती है और ये फिर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। GR चंद्राकर जो शिक्षा विभाग में थे, 2021 जनवरी में सेवानिवृत्त हुए, उसने अपने मित्र संजय और उसके अंडर में काम करने वाले टाइपिस्ट कपिल के माध्यम से इस पूरे षड्यंत्र को रचा है और उन अधिकारियों की शिक्षा विभाग की छवि खराब करने के उद्देश्य से और अपनी एक तरीके से कह सकते हैं खुन्नस निकालने के उद्देश्य से उसने इस तरीके की शिकायत करी है। तो इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया और पूर्व DEO GR चंद्राकर इसके मास्टरमाइंड माने गए, चूंकि संविधान नियुक्ति उनको लेनी थी और नहीं ले पाने के चलते उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की अधिकारियों को और विभाग को, और अब पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के कमोड में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के कमोड में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब करीब 3 दिनों से जाम कमोड की जांच के लिए सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई के दौरान पाया कि कमोड में कुछ फंसा हुआ है और जब कमोड को तोड़ा गया तब उसमें करीब 4 से 5 दिन की नवजात का शव मिला। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच शुरू की। फिलहाल PM रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर पुलिस की टीम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है। सफाई के दौरान वहाँ पर एक नवजात शिशु मिला है, क्योंकि वो जो टॉयलेट है कैजुअल्टी में वो कॉमन टॉयलेट है जहाँ परिजनों के लिए यूज होता है हुआ है। जब उसको देखे तो बेबी फंसा हुआ था और उसकी तत्काल मैंने उसको बोला तत्काल सूचना चौकी को दे दें, उसकी जांच कर रहे हैं और उस शव को तत्काल निकलवा के उन्होंने मर्चरी भेज दी है PM के लिए। जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में है। आज सुबह हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ के टॉयलेट के कमोड में एक नवजात शिशु फंसा हुआ है, तो उसको हम लोग निकाले हैं और उनका PM कराए हैं अभी, और वो किसका हो सकता है और कौन उनको डिजर्ट किया है इसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। चलो इस सबके बीच पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां गौरेला पेंड्रा से लेकर अमरकंटा तक इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। 50 किलोमीटर के दायरे पर घना कोहरा देखने को मिल रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहां पर बेहद कम है। अमरकंटक में पारा 5 डिग्री पहुंच गया। तस्वीरें आप देखिए। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज की गई है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीते 3 से 4 दिनों के बाद आज बारिश से राहत जरूर मिली है। तो पेंड्रा अमरकंटक में घना कोहरा, यहाँ पर गौरेला पेंड्रा में अमरकंटक में घना कोहरा छाया हुआ है। 50 किलोमीटर के दायरे पर यहाँ कोहरा देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। अमरकंटक में पारा 5 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो वही थोड़ी राहत इस बात की कि बीते 3-4 दिनों से यहाँ पर बारिश का दौर जारी था और आज बारिश से यहाँ पर राहत मिली है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।